आज हम डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निस्तारण के बारे में। दो या दो से अधिक देशों के मध्य जब कोई विवाद होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किस प्रकार सुलझाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला शांतिपूर्ण ढंग, एमिकेबल मीन्स। दूसरा है बाध्यकारी ढंग, फोर्सिबल और कोर्सिव मीन्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। जो शांतिपूर्ण ढंग है उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निस्तारण वार्ता, नेगोशिएशंस, सत्सेवाएं, गुड ऑफिसेस, माध्यस्थता, मीडिएशन, सुलह या समझौता, कंसिलेशन, जांच, इंक्वायरी, पंच निर्णय, आर्बिट्रेशन, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना है। इस विषय में हेग अभिसमय 1899 तथा 1907, राष्ट्र संघ की प्रसंविदा 1920 तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 33 किसी भी विवाद के दोनों पक्षों पर यह दायित्व डालता है कि वो कुछ शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा इसका हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। वो तरीके हैं वार्ता, जांच, मध्यस्थता, समझौता, पंच निर्णय, न्यायालय के निर्णय या प्रादेशिक संगठन तथा अन्य शांतिपूर्ण उपायों की सहायता से। अतः अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीकों से निपटारा यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 33 के अनुसार कुछ विशेष पद्धतियों के द्वारा हो सकता है। उनमें नंबर 1 है वार्ता, नेगोशिएशन। वार्ता से तात्पर्य दो देशों के मध्य उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए परस्पर बातचीत से है। यह किसी विवाद को निपटाने का सबसे सरल व उचित तरीका है। इसकी सहायता से दोनों पक्ष जिनके बीच में विवाद है अपने अपने मतभेदों पर विचार विमर्श करते हैं और विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजते हैं। वार्ता राज्यों के अध्यक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच में होती है। वार्ता में, नेगोशिएशन में झगड़े के पक्षकार ही भाग लेते हैं। विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का जो दूसरा तरीका है वो है सत्सेवाएं, सत्प्रयास, गुड ऑफिसेस। जब दो राज्य आपसी झगड़ों का निपटारा नेगोशिएशन, बातचीत, वार्ता आदि के द्वारा नहीं कर पाते तो कोई अन्य तीसरा मित्र राष्ट्र उनके मध्य ऐसा वातावरण उपस्थित कर सकता है या कुछ अच्छे सुझाव देकर अपनी सेवाएं दे सकता है जिससे विवाद के दोनों पक्ष झगड़े का समाधान स्वयं कर ले। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि सत्सेवाओं में तीसरा राष्ट्र सक्रिय रूप से वार्ता आदि में भाग नहीं लेता है। तीसरा तरीका है मध्यस्थता, मीडिएशन। जब तीसरे राष्ट्र की सत्सेवाओं से भी झगड़े का निपटारा नहीं होता तो वह राष्ट्र, तीसरा राष्ट्र, विवादित पक्षों के बीच वार्ता आदि में सक्रिय रूप से भाग लेकर झगड़ों को सुलझाने में पूरी सहायता करता है। इस प्रकार झगड़े को सुलझाने की दृष्टि से दोनों के बीच पड़ना मध्यस्थता कहलाता है। चौथा है सुलह या समझौता, कॉन्सिलेशन। ओपेनहाइम के अनुसार विवाद को निपटाने के लिए सुलह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें झगड़ा निपटाने का काम कुछ व्यक्तियों के आयोग या कमीशन को सौंपा जाता है। वह आयोग, कमीशन दोनों पक्षों के विवरण को सुनकर उनमें समझौता कराने के प्रयत्न की दृष्टि से विवाद संबंधी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रदान करता है। विवाद के हल के कुछ प्रस्ताव होते हैं किंतु इनका स्वरूप पंचाट या न्यायिक निर्णय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होता है। जो पांचवा तरीका है शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार, वो है जांच या इंक्वायरी।
अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निस्तारण के लिए जांच हालांकि कोई स्वतंत्र ढंग नहीं है, परंतु यह अन्य ढंग जैसे सुलह आदि में झगड़ों से संबंधित तथ्यों की जांच करके उनको समाधान में महत्वपूर्ण सहयोग करती है। अगला है पंच निर्णय अवार्ड्स। विभिन्न राज्यों के, विभिन्न राष्ट्रों के बीच विवादों को दोनों पक्षों के द्वारा किसी पंच को सौंपकर निर्णय कराने की प्रक्रिया पंच निर्णय कहलाती है। हेग अभिसमय 1899 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवाचन के उद्देश्य से राज्यों के मध्य मतभेदों का निस्तारण अपने द्वारा चुने गए न्यायाधीशों द्वारा विधि के सम्मान के आधार पर करना है। हेग अभिसमय 1899 तथा 1907 में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णय आर्बिट्रेशन के द्वारा निपटाने पर बहुत जोर दिया गया है। विवाचन न्यायालय की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई, जिसने कई महत्वपूर्ण मामलों जैसे पायस एंड वाद 1920, नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज केस 1910, सावरकर वाद 1911, कैनवेरो वाद 1912, पामास द्वीप वाद 1928 आदि को सफलतापूर्ण ढंग से निपटाया है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए जो देश हैं वो आर्बिट्रेशन को, पंच निर्णय को अपने झगड़े निपटाने में बहुत कम प्रयोग करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ संबंधी प्रश्न का निपटारा ट्राइब्यूनल के द्वारा किया गया पंच निर्णय के महत्व को आज भी दर्शाता है। जो अगला तरीका है वो है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजंस। न्यायिक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का आधुनिकतम तरीका है। न्यायिक निर्णयों के लिए आजकल न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। इससे ठीक पूर्व जब राष्ट्र संघ अस्तित्व में था तो न्याय का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के न्यायालय भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निस्तारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, हेग में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जो अगला तरीका है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। राष्ट्र संघ की प्रसंविदा 1920 में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष कारण से, क्योंकि राष्ट्र संघ अपने प्रयासों में, अपने कारणों में असफल रहा था, इसलिए राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 6 के अनुच्छेद 33 से 38 तक अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की, सुलझाने की व्यवस्था करता है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के बाध्यकारी तरीके भी हैं। यदि राज्यों के मध्य, दो देशों के मध्य शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत कुछ बाध्यकारी तरीकों से भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा किया जा सकता है। बाध्यकारी साधनों के संबंध में ओपेनहाइम ने लिखा है कि बाध्यकारी कोर्सिव मीन्स, बाध्यकारी साधन वे हैं जिनमें बाध्यता का कुछ अंश होता है। इनका प्रयोग एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध इस उद्देश्य से किया जाता है कि वह अपने राष्ट्र के द्वारा वांछित रूप में मतभेदों के समाधान को स्वीकार कर ले। यहां उल्लेखनीय यह है कि युद्ध किसी विवाद का अंतिम उपाय है, क्योंकि युद्ध में शस्त्रों के बल का प्रयोग खुले रूप से होता है। युद्ध का इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि में निषेध किया गया है। युद्ध के पूर्व ही बाध्यकारी साधन अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के जब शांतिपूर्ण उपाय विफल हो जाएं तो विवादों को बाध्यकारी तरीकों से भी हल किया जा सकता है। बाध्यकारी तरीकों में जो है प्रतिकार, रेस्टोरेशन, बलपूर्वक प्रतिकार, प्रतिरोध, शांतिपूर्ण नाकेबंदी, हस्तक्षेप महत्वपूर्ण तरीके हैं। बाध्यकारी तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय
झगड़ों को निपटाने का जो पहला तरीका है वो है प्रतिकर रेस्टोरेशन। ओपेनहाइम के अनुसार प्रतिकर से आशय बदला लेने से है। जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ असमानता का या अभद्र व्यवहार करता है तो दूसरे राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत प्रतिकर या बदले का अधिकार प्राप्त होता है। परंतु प्रतिकार के अंतर्गत राष्ट्र वही कार्यवाही कर सकते हैं जिसकी आज्ञा अंतर्राष्ट्रीय विधि देती है, जैसे राजनयिक संबंधों को समाप्त कर लेना या आर्थिक सुविधाओं को वापस ले लेना। आर्थिक मतलब जो सुविधाएं दी होती है वो उनको वापस समाप्त कर लेना, आर्थिक संबंध तोड़ देना। स्टॉर्क के अनुसार यूएनओ के चार्टर के द्वारा प्रतिकार के अधिकार को कुछ सीमा तक प्रभावित किया गया है, क्योंकि प्रतिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी सदस्य ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा हो। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के बाध्यकारी तरीकों में जो दूसरा तरीका है वह है बलपूर्वक प्रतिकर रिप्राइजल। यदि साधारण प्रतिकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का समाधान नहीं हो पाता तो संबंधित पक्षकार राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत बलपूर्वक प्रतिकार का अधिकार होता है। परंतु बलपूर्वक प्रतिकार तभी किया जा सकता है जब दूसरे राष्ट्र ने कोई अवैध या अनुचित कार्य किया हो। बलपूर्वक प्रतिकार के संबंध में स्टॉर्क ने लिखा है कि इसका प्रयोग उसी सीमा में किया जा सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा ना हो। बलपूर्वक प्रतिकार के संबंध में विवाचन न्यायालय के द्वारा निर्णीत नॉलीला केस महत्वपूर्ण है। तीसरा तरीका है प्रतिरोध या अधिरोध, एम्बार्गो। यह भी एक प्रकार का बलपूर्वक प्रतिकार है। इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपनी अधिकारिता के अंतर्गत अन्य राज्य के जहाजों को आने जाने में रुकावट पैदा कर सकता है जो उन राष्ट्रों के होते हैं जिन्होंने की कोई अंतर्राष्ट्रीय अपचार या अंतर्राष्ट्रीय अपराध किया है। अर्थात दूसरे मतलब दोषी राष्ट्र के जलयानों को अपनी जल अधिकारिता पर आने जाने में रोक लगा देना। जो चौथा तरीका है वो है शांतिमय नाकाबंदी, पैसिफिक ब्लॉकेड। शांतिपूर्ण नाकाबंदी में किसी देश की बाहरी नाकाबंदी कर दी जाती है जिससे अन्य देशों के जहाज वहां ना आ सके तथा ना उस देश के जहाज अन्य देशों में जा सके। इस तरीके के द्वारा किसी देश को बाध्य किया जा सकता है कि वह समस्या के निपटारे के लिए सहमत हो। शांतिपूर्ण नाकाबंदी के औचित्य के संबंध में विधि शास्त्रियों में काफी मतभेद है। यूएनओ के चार्टर ने इस ढंग को काफी हद तक प्रभावित किया है। पांचवा तरीका है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को बाध्यकारी ढंग से सुलझाने के लिए हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निस्तारण का यह बहुत पुराना साधन है और अंतर्राष्ट्रीय विधि इसकी इजाजत नहीं देती। यूएनओ के चार्टर ने तो हस्तक्षेप के अधिकार को लगभग समाप्त ही कर दिया है। अब कोई भी देश किसी अन्य देश में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वह ऐसा आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए ना करे। अब हस्तक्षेप का अधिकार सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ को ही विशेष आधारों पर उपलब्ध है। यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत बाध्यकारी साधन, कोर्सिव मीन्स अंडर यूएन चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 7 के अनुच्छेद 39 से 51 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने पर सामूहिक कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है। वर्तमान में चार्टर ने सुरक्षा परिषद को बहुत ही प्रभावी शक्ति प्रदान कर रखी है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल बाध्यकारी साधनों से राष्ट्रों के आपसी झगड़ों को निपटा सकती है। इराक, अंगोला, युगोस्लाविया, सोमालिया आदि से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में सुरक्षा परिषद ने महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान दिया है। तो विवादों को
सुलझाने के, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के शांतिपूर्ण और बाध्यकारी तरीकों में ये दोनों तरीके ही महत्वपूर्ण हैं।